बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का आखिरी लेक्चर। हाँ जी, बिल्कुल ये चैप्टर आज खत्म हो गया। आप में से बहुत सारे बच्चे ये मैसेज करते हैं, सर जी प्लीज मेहरबानी कीजिए चैप्टर 6 शुरू करा दीजिए और शुरू करा दीजिए। एक बच्चा कहता 15वें शुरू करा दीजिएगा। भाई ऐसा नहीं है, हम तरतीब के साथ चल रहे हैं। अगर आपका इशू है, आप बहुत आगे हैं तो कोई मसला नहीं, पहले ये चैप्टर कर लें। कौन सा कल परसों पेपर है भाई, अगले साल होने हैं पेपर इंशाल्लाह। 31 जनवरी तक मेरा टारगेट है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत और तौफीक अता की तो मैं आपको ये पूरी किताब पढ़ा दूंगा। तो मेरे प्यारे बेटे, आज हम शुरू करते हैं आखिरी लेक्चर, जो कि एक्सरसाइज है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल। बहुत आसान है, मैं ये समझता हूँ इस चैप्टर की एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। देखिए अभी हो जाएगी। आइए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हमें क्या क्या कह रहे हैं। मेरे बेटे, पहला एमसीक्यू है हमारे पास, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग। ऑप्शन नंबर ए, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट। बिल्कुल नहीं, पानी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एटम ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट। ठीक है, हीलियम नोबल गैस है और नोबल गैस नॉन पोलर है, तो इसमें तो होनी चाहिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। मगर मैंने फिक्रा पूरा नहीं पढ़ा। आगे लिखा हुआ है एट हाई टेम्परेचर। बेटा जानी, जो गैसेस होती है ना, हाई टेम्परेचर पर उनके दरमियान बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत थोड़ी फोर्सेस होती हैं और हाई टेम्परेचर पर तो बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। नंबर सी, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन। जी बिल्कुल, ये इसका आंसर है। सॉलिड आयोडीन यानी I2 और I2 का जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमने चैप्टर के अंदर भी रीड किया था कि हेलोजन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से एक दूसरे के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाते हैं वो होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या आईडीआईडी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अगला एमसीक्यू देखें, दूसरा, when the vapor pressure of a liquid equals the external pressure what phenomenon occurs। जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो इस फिनोमिनन को, इस नेचुरल प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, when water freeze at 0 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू। जब पानी को आप ठंडा करके 0 डिग्री टेम्परेचर पर ले आते हैं तो वो फ्रीज होकर आइस बन जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? आइस बनता है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्यों डिक्रीज होती है? तो इसका सही आंसर है बीटा, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आप ये लगाते जाएं अपनी टेक्स्ट बुक पे। यहाँ मैंने नंबरिंग लिखी तो है मगर टाइम लग जाता है लिखने में, आप गुजारा करें। गुजारा क्या करना है, किताब खोल के बैठे और देखें। नेक्स्ट देखें एमसीक्यू चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डेल्टा एच वी। डेल्टा एच वी कहते हैं हीट, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन सब्सटेंसेस मेंशन्ड हियर। तो सबसे ज्यादा किसकी है? तो इसमें जो है मैं आपको बता देता हूं, जो अल्फा ऑप्शन है ना उसकी सबसे ज्यादा होगी डेल्टा एच वी। वो कैसे? एमसीक्यू नंबर 4 है, अल्फा ऑप्शन में है H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन F2। बाकी जो भी हैं वो आंसर नहीं है, सिर्फ यही आंसर है। रीजन सुन लीजिए, हाइड्रोजन जो है, सॉरी वाटर जो है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पानी का एक मॉलिक्यूल आपने पढ़ा हुआ है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए इसको वेपराइज करने में ज्यादा हीट जरूरत होगी और इसकी हीट हमने पढ़ी भी थी 40.6 किलो जूल पर मोल, और अमोनिया की भी हमने हीट पढ़ी थी 21.7 किलो जूल पर मोल। तो इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है भाई? F2 की हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगी? F2 तो एग्जिस्ट ही ऑलरेडी वेपर्स की फॉर्म में होता है, ये तो पाया ही गैसियस स्टेट में जाता है। इसलिए ये आंसर नंबर एमसीक्यू नंबर 4 का जो आंसर है वो 1 वाला है। नेक्स्ट देखें, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू। सरफेस टेंशन किस वजह से होती है? इनवर्ड पुल। इनवर्ड पुल यानी कि जो सरफेस मॉलिक्यूल हैं उनको नीचे से जो खिंचाव पड़ता है, नीचे से मॉलिक्यूल जो उन्हें खींचते हैं, उसकी वजह से सरफेस टेंशन होती है। तो इसका सही आंसर अल्फा है, इनवर्ड पुल ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच चेंज
ऑफ स्टेट इन्वॉल्व ओवरकमिंग ओनली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनमें से वो कौन सा चेंज है जिसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस तोड़ी जा रही हैं? पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस, भाई आइस में तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती नहीं है। नंबर टू, बॉइलिंग ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल में भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस नहीं होती, ज्यादातर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, यही इसका आंसर है। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है जरा सुन लीजिए। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड है, लेट्स सपोज आयोडीन सॉलिड है, आप इसको हीट करते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं तो ये आयोडीन सॉलिड आयोडीन गैस में तब्दील हो जाता है। मतलब ऐसे कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनको हीट करें तो वो मेल्ट होकर लिक्विड में तब्दील नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट हीट करने से वो सॉलिड से गैस की हालत में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो आयोडीन एक सॉलिड है और आयोडीन और आयोडीन और आयोडीन इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। जब आप इनको हीट करते हैं तो I2 इनके दरमियान मौजूद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस टूटती हैं और ये सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस यानी वेपर स्टेट में चले जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो इसमें ही ओवरकम होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर ओनली सिग्निफिकेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट। देखें चार ऑप्शन हैं। अमोनिया में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ना जी ना, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बी वाटर, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डी हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सी यानी चार्ली मीथेन CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। दूसरे CH4 से जो कि वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनेगी वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी। तो यही चार्ली ऑप्शन इस एमसीक्यू का ठीक है। अगला एमसीक्यू देखें, आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला देखें, दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, नो नो, दे आर आइसोट्रोपिक, ये तो एनिसो होते हैं। दे हैव अ डेफिनेट एंड अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जी हाँ बिल्कुल यही आंसर है चार्ली। ओके, नाउ एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव अ हाईएस्ट विस्कोसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। चार में से किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? दोस्तों जिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान सबसे ज्यादा हैवी या स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उन्हीं की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जी जनाब, पहले पानी है, उसके बाद एथेनॉल है, डाइथाइल ईथर है, आखिर में ग्लाइसरोल है। ग्लाइसरोल में 3 OH होते हैं। पानी में एक मतलब पानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है एक मॉलिक्यूल। ग्लाइसरोल की मैं अगर बात करूं तो ग्लाइसरोल का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, 3 कार्बन की चेन बनाकर उसके साथ सीधे सीधे 3 OH लगा दें और इसके हाइड्रोजन पूरे करें। इस जगह पे 2 हाइड्रोजन, इस जगह पे भी 2 हाइड्रोजन, इधर आएगा 1 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर होता है ग्लाइसरोल का। ग्लाइसरोल के एक मॉलिक्यूल में 3 OH पाए जाते हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी 3 OH होंगे। तो सबसे ज्यादा मजबूत और पक्का हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो ग्लाइसरोल के मॉलिक्यूल में बनता है। इसलिए ग्लाइसरोल जो है या ग्लाइसरीन जो है ये गाढ़ी होती है, इसकी विस्कोसिटी पानी से भी ज्यादा है, शराब से भी ज्यादा है और ईथर से भी ज्यादा होती है। आइए नेक्स्ट अगला एमसीक्यू देखते हैं। अगला एमसीक्यू है 10वां, which type of intermolecular forces is present in all types of molecule regardless of their polarity। ये एमसीक्यू बड़ा प्यारा और जबरदस्त है। देखें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि ये वो फोर्सेस हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं। पढ़ा था ना? जी बिल्कुल पढ़ा था। मगर एक बात बताऊं मैं आपको, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या IDID फोर्सेस ये ऐसी फोर्सेस हैं जो तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद होती हैं, चाहे वो पोलर हैं, चाहे वो नॉन पोलर हैं, चाहे वो पार्शियली पोलर हैं। मगर ये सिग्निफिकेंट किस में होती हैं? ये नॉन पोलर में होती हैं। मतलब होती हर एक जगह पर हैं। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान थोड़ी बहुत लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बन भी रही होती हैं, टूट भी रही होती हैं, मगर ज्यादा अहम या सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा मिकदार में जो पाई जाती है वो नॉन पोलर में। तो ये ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं। तो इसीलिए यहां पर आप लिखेंगे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जो कि ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आखिरी यानी 11वां एमसीक्यू है, लिक्विड क्रिस्टल एग्जिबिट प्रॉपर्टीज, ओनली लिक्विड नो, ओनली सॉलिड नो, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जी हाँ, चार्ली ऑप्शन
इस एमसीक्यू का सही आंसर है कि लिक्विड क्रिस्टल होते ही वो हैं जिनके अंदर आधी प्रॉपर्टीज लिक्विड की और आधी प्रॉपर्टीज सॉलिड की होती हैं। यहां पर आके हमारे एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं। आइए आगे चलते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरा इरादा यह है कि मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर टेक्स्ट बुक से बताऊं। जिनके तो टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं वो तो आप वहीं से कर लेंगे, जिनके नहीं है वो आप अपनी हेल्पिंग बुक से करें या मैं बोल रहा हूं मेरे वाले लिख लें, आपकी मर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने छोटे छोटे शक्लों में बना के ऊपर लिखे हुए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ए वाला है, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इवेपोरेशन ठंडक की वजह बनता है। वजह आपको बताई थी कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो हर वक्त मोशन में रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। तो तमाम मॉलिक्यूल की हरकत एक जैसी नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल की हरकत स्लो होती है, कुछ मॉलिक्यूल की हरकत तेज होती है। जो मॉलिक्यूल की हरकत तेज होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। वो लिक्विड को छोड़ के सीधा गैस में चले जाते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और चूंकि हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़कर वेपर में चले गए, अब लिक्विड की एनर्जी डाउन हो गई, लिक्विड की हीट कम हो गई, तो वो इर्द गिर्द सराउंडिंग से अपनी खोई हुई हीट को वापस जज्ब करेगा, इर्द गिर्द से सराउंडिंग से खींचेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन होगा और हमें कूलिंग का एहसास होगा। सर जी इसका आंसर कहां पे लिखना है? पेज नंबर 101 है। ये जो हमारा इवेपोरेशन वाला टॉपिक है, इस पेज नंबर 101 में इवेपोरेशन की डेफिनेशन के बाद वाला जो पहला पैराग्राफ है ये इस सवाल का जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है क्या? अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है। आइए पढ़ते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड विद स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड टू हैव लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन एट अ गिवन टेम्परेचर कंपेयर टू लिक्विड विद वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वो कहता है दो लिक्विड है आपके पास, एक की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, दूसरे की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, दोनों सेम टेम्परेचर पर पड़े हुए हैं। तो दोनों में से जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं उस लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, और वो लिक्विड जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मैंने लिखा भी है कि IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही कम रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। क्यों? कम वेपर्स बनेंगे। क्यों कम क्यों बनेंगे? क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़ के रहते हैं, जाने नहीं देते। तुझे मैं नहीं जाने दूंगा, वो ये एक दूसरे से ये कह रहे होते हैं। तो आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला शॉर्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है कि सेंस ऑफ कूलिंग अंडर फैन आफ्टर बाथ। ये मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी टॉपिक में कि जब हम नहाकर आते हैं और पंखे के नीचे ठहर जाएं, टॉवल शावल इस्तेमाल न करें, हमारी बॉडी पे लिक्विड होता है और हमें सेंस ऑफ कूलिंग ठंडक का एहसास होता है। कहां पर? पंखे के नीचे। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी पर लिक्विड मौजूद होता है। उस लिक्विड पानी की ख्वाहिश है वो लिक्विड से अपने आप को वेपर में तब्दील करे, गैस में ले जाए। इसके लिए उसको अपने बांड तोड़ने होंगे, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को उनके दरमियान बने हुई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेकअप करना होगा। तो बांड तोड़ने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल को चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लेंगे? वो एनर्जी हमारी बॉडी से लेंगे। हमारे जिस्म की एनर्जी इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में उड़ जाएंगे। इसीलिए हमारे जिस्म की हीट यूज हो गई, तो इसलिए हमें क्या होगा? हमें एहसास होगा ठंडक का, हमें कूलिंग फील होगी। इसका सही आंसर पेज नंबर 101 में एवेपोरेशन वाले टॉपिक के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वही आप क्लियर कट लिख देंगे। ओके आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है जब भी आप डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्या लिखा है तुमने? डी वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज वेसल। जब आप वेसल क्लोज कर देते हैं तो वहां पे डायनामिक इक्विलिब्रियम का फिनोमिनन कैसे ऑपरेट करता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर वाले टॉपिक में कि जब खुला कंटेनर होता है तो वेपर्स जो बन रहे होते हैं तो बन के वो उड़ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं हवा के साथ। मगर जब हम उसे क्लोज करते हैं तो वेपर बेचारे बाहर नहीं निकल सकते और वो सरफेस के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जब उन्हें नजर आता है कि हमारा रास्ता नहीं है बाहर जाने का,
तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिल मिल के वापस लिक्विड में आना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो दो प्रोसेस क्लोज कंटेनर में चल पड़ते हैं, एक जिसमें लिक्विड वेपर में तब्दील हो रहा होता है जिसे हम इवेपोरेशन कहते हैं, और दूसरा वेपर लिक्विड में तब्दील हो रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो एक वक्त ऐसा आता है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर भी हमारी बुक में मौजूद है। आइए बताते हैं कि हमारी बुक में इसका आंसर कहाँ है। 102 पेज है गालबन, बल्कि नहीं 101 पेज के ऊपर वेपर प्रेशर शुरू हो रहा है, जहां पर उसका पहला पैराग्राफ पूरा और उसके बाद एक छोटी सी जो इक्वेशन लिखी हुई है, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड वेपर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, उसके डबल एरो है, ऊपर लिखा हुआ है इवेपोरेशन, नीचे लिखा हुआ है कंडेंसेशन। ये मेरी बेटी है, इसका नाम है हूरे अदन, ये नीचे से ऊपर आ गई मुझे बाबा को डिस्टर्ब करने के लिए। बाबा आप जाओ नीचे, ठीक है, इधर हेलो बोलो, बोलो हेलो, बाय, तमाम स्टूडेंट से बात करो, बोलो हेलो, आप कैसे हैं, ठीक हैं? मैं बाबा को तंग करने आ गई हूँ। बाबा जानी आप जाओ नीचे। हाँ हाँ, हम जब चलने लगी तो माशाल्लाह ये खुद ही सीढ़ियों से ऊपर आ जाती है। जाओ बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई वाला, के बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट एट लाहौर एंड मरी हिल्स, यानी लाहौर की सरजमीन पर और मरी की पहाड़ियों पर बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ क्यों होता है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉइलिंग होती ही उस वक्त है जब वेपर्स का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, तब कोई भी लिक्विड उबलना शुरू करता है। अब चूंकि लाहौर की सरजमीन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है 760 टॉर, तो इसलिए पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है, और मरी हिल्स यानी कि मरी की पहाड़ियों पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर है, तो वो पानी जो 100 डिग्री पर उबलना था अब 98 डिग्री पर बॉयल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस। वो कहता है दो कॉन्सिक्वेंट सिग्निफिकेंस लिखें, अहमियत बताएं। भाई जो आइस है इसकी डेंसिटी कम है, किससे? पानी से। ठीक है, कम है, कम तो है, क्यों है वो भी हमें पता है। तो इसका फायदा क्या है? इसके दो फायदे हैं। पहला, आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक हो गया। अब दूसरा, इसी फ्लोटिंग से दूसरा फायदा होता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि आइस जो है वो किसी तालाब के ऊपर या समंदर के ऊपर या दरिया के ऊपर लेयर बनाकर रह जाती है, और आइस इंसुलेटर का काम करती है। ये बाहर से आने वाली सर्दी को अंदर नहीं जाने देती और नीचे मौजूद गर्मी को यानी हीट को बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से उस लेयर के नीचे जितना भी पानी है, समंदर दरिया जिस चीज का भी, वो सारा पानी, उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, वो ज्यादा भी नहीं होता कम भी नहीं होता, जिसकी वजह से जो आबी मखलूक है, समंदर या दरिया में पानी में रहने वाली मखलूक, पौधे, जानवर, वो बिल्कुल सही सलामत रहते हैं, ना वो सर्दी से जमते हैं ना वो गर्मी से मर जाते हैं। तो ये दो इसके फायदे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किताब से इन्हें लिखें तो किताब में मौजूद है, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ, पेज नंबर 98 है हमारी किताब का। तो इसमें आप लोग जो आइस एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस है, इसी से ही इसका जवाब लिख लेंगे, इसी में ही सारा कुछ लिखा हुआ है। आप खुद इसको ऊपर से 2-3 लाइनें काट देना, जहां पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है, जहां आइस बनना शुरू हुई है वहां से लेकर एंड तक आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर भी लिखा हुआ है, वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर। जब एक्सटर्नल प्रेशर में इजाफा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? तो वही बात है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कहते ही उस टेम्परेचर को हैं जब किसी भी उबलते हुए लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे मैंने अभी लाहौर और मरी वाली आपको मिसाल दी है, यही मिसाल आप इस सवाल में भी लिख सकते हैं। If you want to write the answer of this question from your textbook, I am going to tick mark the कहाँ पे है भाई, ये देखें पेज नंबर 103, 103 पेज पे एक्सटर्नल प्रेशर जहां पे लिखा हुआ है, ये शुरू से लेकर एक्सटर्नल प्रेशर वाला पैराग्राफ से लेकर पूरा पैराग्राफ लिख लेंगे। अगर आप पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना चाहते तो आप जो है ना बल्कि नहीं, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होगा और अगले दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन आप लिख लें,
ये आंसर है इस सवाल का, बिल्कुल क्लियर और ठीक ठाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है 4 आइटम्स, 4 चीजों के नाम लिखें इन विच लिक्विड क्रिस्टल यूज, 4 चीजों के नाम लिखें जिनमें लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मेरे जहन में आता है थर्मामीटर। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है। नंबर 2 टीवी, टीवी डिस्प्ले, टीवी की जो स्क्रीन होती है, टीवी डिस्प्ले या टीवी स्क्रीन यूं लिख लें, उसमें इस्तेमाल होता है। नंबर 3 कैलकुलेटर्स, जो डिजिटल कैलकुलेटर्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो है आप क्या बताएंगे, कंप्यूटर डिवाइसेस में या कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर भी इसे आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं व्हाटसोएवर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई वाला डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस सॉलिड, ये हमारी टेक्स्ट बुक में मौजूद है, ये आप वहीं से बिल्कुल लिखेंगे, उसको भी आप मजीद छोटा शॉर्ट कर लें तो बेहतर है। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 107 के ऊपर जहां पर कंपैरिजन ऑफ एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा हुआ है, वो एक टेबल है, उसमें 4 प्रॉपर्टीज का डिफरेंस लिखा हुआ है, वो आप इसका आंसर लिख लेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके पास प्रोपेन, प्रोपानोल और ब्यूटेन है, हैव वेरी सिमिलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर masses, लिस्ट देम इन द एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखें, हमारे पास 3 जो है वो लिक्विड्स हैं। पहले है प्रोपानोन, ठीक है, प्रोपानोन, प्रोपानोन का फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, ये प्रोपानोन है। उसके बाद प्रोपानोल है, यानी इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल CH3CH2CH2OH। अच्छा, आपको इनके नाम नहीं आएंगे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हमारी इस बुक में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर आएगा। नेक्स्ट ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। टेंशन नहीं लेनी कि ये हम कैसे तैयार करेंगे, मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जबरदस्त तरीके से आपको सारे नाम रखने आ जाएंगे जी। तो अब इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है दोस्तों? जिसमें अच्छी ज्यादा मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उसी का। आए जरा चेक करते हैं कि किसमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तो ये है प्रोपाइल अल्कोहल, तो इसमें कौन सी फोर्सेस होगी? इसमें होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है सर जी। और ये है इसमें होती हैं, हम पढ़ चुके हैं पीडी परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, और ये पूरा नॉन पोलर है, इसमें होती हैं आईडी फोर्सेस। तो बताएं इन तीनों में से कौन सी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उससे कम इसका होगा, और सबसे कम इसका होगा। आइए इसका ऑर्डर लिखते हैं जो कि हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मौजूद है, और इनके बॉइलिंग पॉइंट भी मैं आपको लिखवा देता हूं कि प्रोपानोल, सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा, फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं प्रोपानोल, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद क्या है? प्रोपानोल, ये हो गया। उसके बाद प्रोपानोन, प्रोपानोन कहते हैं कीटोन को, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो आइए इनके बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। प्रोपानोल मेरे ख्याल 97 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, इसका 50 के करीब करीब होता है, 56, बिल्कुल ठीक है, 56 डिग्री सेल्सियस। और ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दीज आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर रेंज, ओके हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेटिवली हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से सरफेस टेंशन को ज्यादा कर देती है? आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसका आंसर जो है वो आप लिखेंगे पेज नंबर 99 में, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी वाले टॉपिक में पहला पैराग्राफ, ये वाला आंसर आप लिखेंगे इंशाल्लाह, तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्या है? JKLM L, what type of intermolecular forces will dominate in the following liquid? 4 लिक्विड हैं, इनमें कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं? सबसे पहले है अमोनिया, NH3, तो हमें पता है NH3 अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यही हमने लिखना है। नेक्स्ट देखें आर्गन, आर्गन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्सेस होती हैं? लंदन डिस्पर्शन, LDF, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट है एसीटोन, ये वाला CH3CO CH3, एसीटोन, इसमें होती हैं PD परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। और आखिर में मेथानोल है,
सिपरेट जिसे हम कहते हैं CH3OH, इसमें चूंकि OH है तो इसमें कौन सा बांड होता है, हाइड्रोजन बांड होता है। जी जनाब क्लियर हुआ, यस सर हो गया क्लियर। अगला सवाल पेपर में तो आने के चांस कम है मगर उसको समझ लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर masses ऑफ हाइड्राइड ऑफ सम फर्स्ट रो एलिमेंट आर ट्यूबुलेटेड बिलो, यानी नीचे टेबल बनाई गई है। सजेस्ट रीजंस फॉर द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इन टर्म ऑफ द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम। वो कहता है ये बताएं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क क्यों है, हालांकि इनके मैस तो तकरीबन मिलते जुलते हैं मगर बॉइलिंग पॉइंट क्यों फर्क है। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले तो लिख लेते हैं, CH4 यानी मीथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने हमें दिया है वो 112 दिया है। उसके बाद कौन है, अमोनिया NH3, इसका तो हमें आता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है जनाब 240। अच्छा ये केल्विन में है, ख्याल कीजिएगा ये डिग्री सेल्सियस में नहीं है, ये है केल्विन में। ओके नेक्स्ट देखना, तीसरा है वाटर H2O केल्विन में 373 इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मैं लिख लेता हूं बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू 373। तो ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा वाटर का है। आपको पता है वाटर में एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए सबसे ज्यादा इसी का है। अमोनिया का कम इसलिए है क्योंकि अमोनिया का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और CH4 का सबसे कम इसलिए है क्योंकि CH4 में हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं, इसमें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं क्योंकि CH4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके अब इस एक्सरसाइज का आखिरी पोर्शन देखते हैं जो कि दो छोटे से न्यूमेरिकल हैं। ये न्यूमेरिकल आपको आते हैं क्योंकि आपने पीछे ये किए हुए हैं, मगर मैं कराना चाहता हूं क्योंकि जरूरी है, क्योंकि आप फिर ये एतराज ना लगाएं कि सर ने आखिरी न्यूमेरिकल नहीं करवाया। पहला न्यूमेरिकल है, एक सैंपल है अननोन गैस का, ठीक है, उसका मैस भी बताया गया है, उसका वॉल्यूम भी बताया गया है, टेम्परेचर प्रेशर भी। आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है, यानी आपके पास एक गैस है, अननोन गैस है, उसका मैस गिवन जो दिया है 0.560 ग्राम और उसका वॉल्यूम ये है मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब ही SI यूनिट होता है वॉल्यूम का, और टेम्परेचर भी उसने SI यूनिट में दिया हुआ है 300 केल्विन, और प्रेशर जो है 101 10⁵ पास्कल। अब आपको पता है पास्कल जो है, एक पास्कल 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसका आंसर 101 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, पास्कल भी SI यूनिट है, तो हम इसमें लिख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है मोलर मैस मालूम करो। आपको याद है आपने फार्मूला पढ़ा था PV इज इक्वल टू nRT, ये जो जनरल गैस इक्वेशन है, इसकी जगह पे आपने लगाया था कि N इज इक्वल टू छोटा m ओवर बड़ा M जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं। PV इज इक्वल टू N की जगह छोटा m ओवर बड़ा M और RT। हमें M चाहिए कैपिटल मोलर मैस, तो इसको इधर ले जाएं, PV को इधर ले जाएं। कैपिटल M इज इक्वल टू मैस RT डिवाइडेड बाय P और V। मैस भी है, P भी है, V भी है, T भी है, R नहीं है। R जो होता है इसकी जो नॉन SI में वैल्यू थी वो थी 0.0821 DM क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन, और मैंने आपको याद करवाई थी SI में, यहाँ SI वाली पुट करनी है क्योंकि सारे SI यूनिट्स हैं। तो R की SI में क्या होती थी 8.3143 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल, ये वाली, या पर मोल पर केल्विन एक ही बात है, ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे। तो ये सारी वैल्यूज ये सारी वैल्यूज आप इस फार्मूले में दर्ज कर दें। जैसे ही आप इस फार्मूले में दर्ज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 48.2 ग्राम पर मोल। आप खुद इसमें इस फार्मूले में मैस डाल दीजिएगा, ये वाला R की वैल्यू, ये वाली T, ये P प्रेशर वो है ये, और V वॉल्यूम वो है ये। ठीक हो गया, ये न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा भी ऐसे ही है जिसमें वॉल्यूम 150 दिया है, CM क्यूब में दिया है, मगर आप इसको किस में तब्दील करोगे, आप इसको मीटर क्यूब में तब्दील करोगे, तो उसके लिए सेंटी यानी कि C से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी 100 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन ये, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप इसको उस तरह लिखें तो ये लिखा जाएगा 1.5 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम पुट करेंगे। टेम्परेचर 98 डिग्री में उसने दिया है, हम उसको 273 में ऐड करके केल्विन में तब्दील कर देते हैं। प्रेशर जो पास्कल में दिया है वही न्यूटन मीटर पर स्क्वायर वाला होता है, मैस भी दिया है। R की वैल्यू
यही वाली लेंगे और ये फार्मूला लगाएंगे सेम, इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज डालेंगे तो इसका जो मोलर मास आंसर है वो निकलेगा गालबन 100.71 है, पता नहीं 72 है, इसका आंसर निकलता है 78 ग्राम पर मोल। आप इसको राउंड ऑफ कर दें तो यूं भी लिख सकते हैं 101 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा चैप्टर नंबर 5 अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप होता है। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रिकी है, समझने वाला है। मुश्किल है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, मगर ट्रिकी है, उसमें थोड़ा कंसेप्ट्स हैं, वो रटे से तैयार नहीं होगा। अल्लाह हाफिज।